आपने टॉपिक देख ही लिया होगा। आज का जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन। आपकी कॉमन सेंस को ख़त्म करके आपको ज़िंदा रखना चाहते हैं ताकि ना कोई ऐसा सवाल पूछ सको जो उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करता हो, ना कोई ऐसा कार्य करो जो उनके ऊपर डिपेंडेंसी को कम करता हो, स्वच्छंद सोच ना सको, स्वच्छंद काम ना कर सको। इसलिए आपको एक ऐसे भ्रम जाल में फंसा दिया जाता है कि आप चाहकर भी उससे नहीं निकल पाते हैं और आपको अपने डिफेंस में केवल एक ही शब्द मिलता है, क्या करें, हर तरफ ऐसा ही तो माहौल है, हम अकेले क्या कर सकते हैं, बाकी भी तो सारी दुनिया ऐसे ही कर रही है, जो हाल बाकियों का होगा वो हमारा हो जाएगा, जो सब कर रहे हैं वही हमें करना पड़ रहा है, अब हम क्या कर सकते हैं, व्यवस्था ही ऐसी है, सिस्टम ही ऐसा है। कुछ उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं जो हमारी कॉमन सेंस की एब्सेंस का एक सबूत होगा, जिससे आपको सोचने में मदद मिलेगी कि आप अपनी जीवन को कैसा बनाना चाहते हैं, आप अपनी जीवन शैली कैसा लाना चाहते हैं। कल को सरकारों से सवाल पूछना है तो कैसे सवाल पूछने हैं, और आप इस धरती पर एक नए अस्तित्व के रूप में जब आए तो आप किसी के गुलाम नहीं थे, लेकिन कुछ दस्तावेज़ों ने आपको गुलाम कर दिया और अब आप उन दस्तावेज़ों को बनाने, सुधारने, उनको संभालने की लाइन में ही लगे हुए हैं। यही है आज की टॉपिक का एक उद्देश्य है कि आप जान सकें कि आप इस कॉमन सेंस की एब्सेंस और प्रेजेंस की लड़ाई में कहाँ स्टैंड करते हैं। पिछले 3 सालों में इन्होंने आपकी पूरी टेस्टिंग करी। आप इस टेस्टिंग में फेल हुए के पास, ये आपको मालूम है। इससे पहले लगातार हजारों सालों से यही हो रहा है। जिन लोगों ने कॉलोनीज बनाई, जिन लोगों ने दुनिया के ऊपर राज करने का सपना देखा, जिन्होंने धरती के सारे संसाधनों को काबू करने के ख्वाब देखे, उन लोगों ने वो तमाम कोशिशें करी जिसमें दूसरे आदमी को दबाया जाए। पहले लड़ाइयाँ होती थी हथियारों की, भालों की, तीर की, फिर लड़ाइयाँ हुई युद्धों में एटम बम की, और विश्व युद्ध के अंदर आपने देखा होगा द्वितीय विश्व युद्ध में अब युद्ध हो रहा है यहाँ से, दिमाग से। इसीलिए हम कहते हैं ये ज्ञान युद्ध है। यहाँ जो जागेगा वही बचेगा, अगर आप सोए रहेंगे तो नहीं बचेंगे। इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं। सबसे पहले हम जन्म के समय की पॉइंट को ले लेते हैं। हमको ये मालूम है कि पहले 4 साल तक बच्चे की नेचुरल इम्यूनिटी अपने टॉप लेवल तक नहीं पहुंचती है। इसलिए जब बच्चा छोटा होता है वो लगातार बीमार होता है। उसे मतलब सबसे पहले पीलिया हो जाएगा जब वो पैदा होगा, जॉन्डिस, मतलब उसका आपको लगेगा कि इसका जो ब्लड में हीमोग्लोबिन है वो बहुत कम हो गया है, और बाद में उसको फिर लाइट में रखा जाएगा और फिर तमाम तरह के ऐसे उपचार दिए जाते हैं जिससे कि वो फिर से उसका ब्लड बनना शुरू हो जाता है। इसी तरह से उसको बहुत जल्दी जल्दी दस्त लगेंगे, उसको अपच की भी शिकायत रहेगी, वो उल्टी भी गिर सकता है, मतलब जैसे ही दूध पिया उसने उल्टी कर दी, तो इस तरह से कुछ बुखार हो जाएगा उसको कभी भी, और धीरे धीरे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है और 4 साल के बाद वो बच्चा बीमार होना कम हो जाता है, और 6 साल के बाद और कम हो जाएगा, 10 साल के बाद वो बीमार होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है अपने बच्चे से, और इसका पूरी तरह से मैं देख रहा हूँ अपने जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिन्होंने प्रेगनेंसी से लेकर के, और आज किसी का बच्चा 10 साल का है, किसी का 7 साल का है, किसी का 4 साल का है, उन्होंने आज तक डॉक्टर की शक्ल नहीं देखी है। और वो बच्चे अगर आप देखेंगे उनका ऊर्जा का स्तर टॉप पे है, उनकी समझ टॉप पर है, उनकी लड़ने की क्षमता टॉप पर है, उनकी समझने की क्षमता टॉप पर है। वो अपने आसपास के बच्चों से कहीं ज़्यादा बुद्धिमान नज़र आते हैं, कहीं ज़्यादा शक्तिशाली नज़र आते हैं, और बार बार बीमार भी होते हैं
लेकिन बहुत जल्दी ठीक भी हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना नहीं है, तो शरीर अपने आप इम्यूनिटी दे रहा है। तो जो बचपन में जब पैदा होते ही जो आपके बच्चों को ये ठोके जाते हैं, इनका तात्पर्य क्या है? क्या आपने कभी जाना है कि ऑटिज्म जो है वो कब से होना शुरू हुआ? बच्चों में अगर पोलियो की शिकायत होनी शुरू हुई तो वो कब से शुरू हुई? क्या आपने डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की एक किताब उन्होंने लिखी है, द वैक डैश सीन, ये डैश हटा लेना, क्राइम रिपोर्ट, जो अमेजन पे इस वक्त नंबर 1 चल रही है, उसमें उन्होंने CDC और WHO के जो रिकॉर्ड है, उसका जो ऑफिशियली जो उनका डेटा है, उसके आधार पर यह बताया है कि बचपन से बच्चों में लगने वाले इन सारे एक्शनों का क्या असर होता है। यदि मैं कुछ और कहूँगा, यदि मैं सच बोलूँगा तो शायद वीडियो उठ जाए, तो थोड़ी इन्फॉर्मेशन ही सही, आप इसको खुद से सर्च कर लीजिएगा, उस किताब को मंगवा के पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपको समझना होगा ये वाला चीज़, जब आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो आप उस बच्चे को 3 साल की उम्र में ही समाज से काट देते हैं, और फिर कहते हैं कि बच्चा समाज के लिए कुछ सोचता नहीं है बड़ा होने के बाद। जब उस बच्चे को समाज ने कुछ दिया ही नहीं, जब उसके ऊपर सारी मेहनत उसके माँ बाप ने की है, तो फिर वो समाज का क्यों सोचे? जब आपने उस बच्चे को सौंप दिया एक नौकरी करने वाले व्यक्ति के हाथों में, जो टीचर है उसका वो नौकरी करता है मात्र, वो आज टीचर नहीं बचा, वो आज शिक्षक नहीं बचा, आज वो घर से आपके बच्चे को सिखाने के लिए नहीं चलता है, आज वो केवल अपनी नौकरी बचाने के लिए घर से आता है। वो अपना टाइम पास करने के लिए आ रहा है या अपना घर चलाने के लिए टीचर बना है, ये दूसरी बात है, लेकिन वो आज आपके बच्चे के लिए नहीं आ रहा, आज वो अपनी नौकरी के लिए आ रहा है। और वो नौकर आपके बच्चे को बताएगा, बेटा यू कैन डू बेटर, थोड़ी और मेहनत करो, थोड़ा और अच्छा करोगे ना, नेक्स्ट टाइम यू विल परफॉर्म बेटर। सबको मालूम है 40 बच्चों की क्लास में एक से ज़्यादा बच्चा टॉप नहीं आ सकता, लेकिन 40 के 40 बच्चे उसी कोशिश में हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे, फिर आपको ये मालूम है कि जिस पार्ट की एक्सरसाइज करेंगे वो मजबूत होता है। तो आपका बच्चा जब स्कूल में होता है तो सबसे कम किस चीज़ का इस्तेमाल करता है? अपने शरीर का, क्योंकि वो बैठा रहता है। नंबर 2, अपने मस्तिष्क दिमाग का, क्योंकि उसे वही सब करना होता है जो उसे पढ़ाया जाए, जो उसे बताया जाए, जो उसको लिखवाया जाए, जैसे उसको दिशा निर्देश दिए जाएं। मतलब क्या हो गया? आपका बच्चा अपने दिमाग से कुछ नहीं करेगा। तो जिस भी बच्चे ने कंपटीशन की लड़ाई लड़ी है और कंपटीशन की लड़ाई जीत कर किसी नौकरी पर पहुंच गया है, उस बच्चे का कॉमन सेंस सबसे ज़्यादा निचले स्तर पर आपको नजर आएगा, क्योंकि वो इसी का नतीजा है। फिर आप उस बच्चे को देते हैं मार्क्स बेस एजुकेशन। जितने बच्चों की नौकरी है, जितने पोस्ट निकली है, भाग दो, जितने टोटल फॉर्म भरे गए हैं गुणा करो 100 से, प्रतिशत आएगा। आपके आसपास अपने जीवन में जितनी नौकरियां आपने देखी हैं, एक बार उनके ऊपर नज़र दौड़ा लीजिए, आपको पता चलेगा 0.1% से भी कम सक्सेस का रेट मिलेगा और 99.9% से ज़्यादा आपको फेलियर का रेट मिलेगा। यानी आप अपने बच्चों को ऐसी दौड़ में शामिल कर रहे हैं जहां शर्तिया चांसेस हैं 99.9% कि वो फेल होगा। समझ लीजिए कॉमन सेंस। आगे बात आती है गांव की। गांव के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वही व्यक्ति जो कहता है कि गांव की हवा खुली हवा है, अच्छी हवा है, प्रदूषण मुक्त हवा है, वही व्यक्ति कह रहा होता है गांव में कुछ नहीं रखा। वो गांव में जब कोई समस्या आती है, गांव को छोड़कर भाग के शहर में आ जाता है और गांव को रोता रहता है। जब वो गांव में होता है उस वक्त वो अपने गांव की उस हवा को, उस माहौल को ठीक करने के लिए कोई काम नहीं करता। जिन सुविधाओं की कमी में वो अपने बच्चे को लेकर शहर की तरफ भागता है, उन सुविधाओं की पूर्ति के लिए वो कोई प्रयास नहीं करता और उसके बाद शहर में आने के बाद फिर कहता है यार गाँव में तो हंसी खुशी का माहौल है, शहर में तो कोई किसी को जानता ही नहीं। गाँव में हर कोई हर किसी को जानता है तो कहते हैं वहाँ प्राइवेसी नहीं है,
गांव में प्राइवेसी नहीं है। प्राइवेसी के लिए शहर में आते हैं और उस शहर के अंदर हर चौराहे पर, यहाँ तक कि उनकी लिफ्ट में भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। तो वहाँ कैसी प्राइवेसी मुझे समझ में नहीं आता। अपने भाई बहन बंधुओं, अपने चाचा ताऊओं के देखने में उनकी प्राइवेसी भंग होती है, और सीसीटीवी कैमरे में अनजान आदमी दूर बैठा इंटरनेट पर भी तुमको देख रहा है, उसमें उनकी प्राइवेसी भंग नहीं होती है। ये बड़ी अजीब है। शिक्षा को खेती के साथ नहीं जोड़ा जाता, खान पान शुद्ध होता है, लेकिन आप गांव में खान पान के लिए नहीं आएंगे। वहाँ भाईचारा बेटर है, अगर खराब हो गया उसको ठीक नहीं करेंगे, लेकिन शहर में भाग जाएंगे, कोई भाईचारा नहीं। अगर आपको कोई समस्या भी आ जाए तो आपको मालूम भी नहीं कि किसके पास जाना है। रोजगार पर भी काम नहीं करेंगे और किसी चीज़ पर खुद से काम नहीं करेंगे, छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन बाद में गाँव के लिए रोना रोते रहेंगे। जिस वक्त ये दौर आया इस बीमारी का, जिसको झरोना बोलते हैं, उस वक्त गांव ने ही पूरी दुनिया को खिलाया, खेती ने ही पूरी दुनिया को खिलाया। और जब बजट के अंदर खेती के लिए, खेती के ऊपर उनको उनके प्रचार प्रसार के लिए मात्र 3 लाख रुपए का बजट रखा है अपनी ताई सीतारमण ने, उस वक्त देश का कोई आदमी नहीं बोला, क्योंकि कॉमन सेंस है ही नहीं। उनको मालूम ही नहीं कि अगर किसान जहर बोएगा तो आप अमृत कैसे पियोगे, आपको उसका जहर ही खाना पड़ेगा। फिर भी हम थोड़ा ये बता देते हैं कि इम्यूनिटी बढ़ने के कौन से रास्ते हैं। मिट्टी, पानी, दूध, इंजेक्शन, मास्क, मेहनत, पसीना, क्या है। डॉक्टर्स ने बोला, आपको याद है ना IMA के जो डॉक्टर्स का मेरे साथ एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें वो कहते हैं कि जो बॉर्डर पर बैठे हुए किसान थे ना, वो इसलिए बीमार नहीं पड़े क्योंकि वो गांव में रहते थे और उनकी इम्यूनिटी टॉप पर थी। क्योंकि वो धूप में बैठे थे इसलिए इम्यूनिटी टॉप पर थी। क्योंकि वो खुली हवा में बैठे थे इसलिए इम्यूनिटी कम नहीं हुई और इसलिए वो बीमार नहीं हुए। अरे जब तुमको इलाज पता था तो वो इलाज क्यों नहीं किया, घरों में कैद क्यों किया भैया लॉकडाउन लगा करके? जब तुमको मालूम था कि वो इलाज है, सारी चिकित्सा पद्धतियों को आपने बंद कर दिया और एक चिकित्सा पद्धति के ऊपर आपने यकीन किया। ये कॉमन सेंस की एब्सेंस नहीं थी क्या? अगर नहीं तो मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि तब आपसे बात करने का कोई लाभ ही नहीं। मैं बात कर रहा हूं उन लोगों से जिनकी कॉमन सेंस अभी जिंदा है और वो अपने दूसरे लोगों को इसका आर्ग्यूमेंट देकर बताएं कि सही क्या है, गलत क्या है। मेहनत करने से, पसीना आने से इम्यूनिटी बढ़ेगी या कोई इंजेक्शन लगाने से बढ़ेगी? आपकी कुदरती इम्यूनिटी ज़िंदगी भर रहेगी, और जो इंजेक्शन वाली इम्यूनिटी वो कितने दिन रहेगी वो बताते ही हैं। कभी कहते हैं 6 महीने रहेगी, कभी कहते हैं 9 महीने रहेगी, कभी कहते हैं 3 महीने रहेगी। और ल्यूक मॉन्टेग्नियर ने तो क्या बोला है, जिन्होंने 3 लगवा लिया उनके लिए, एक बार सर्च कर लीजिए, सारे चैनल्स पर चला था कि वो अपना AIDS चेक करवा लो, वो अपना HIV चेक करा लो, एक बार ढूंढिए आपको मालूम पड़ जाएगा। देख लीजिएगा, जीवन आपका ऑक्सीजन से चलता है। मैंने ये ऑक्सीजन सिर्फ ये मैंने इसलिए रखे हैं ताकि एक शब्द पता चले, आपके जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। और ये बताया जाता है कि अंदर अगर कोई इस तरह से है कि अंदर कीटाणु आपको खा रहे हैं, जिसको बाद में कैंसर कहा जाता है, विषाणु अगर आपको परेशान करते हैं या आपके अंदर बैक्टीरिया आपको खाने लग जाता है आपके अंगों को, तो उस दौर में भी ऑक्सीजन की अधिकता आपको जीवित रख सकती है। यानी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन का स्तर टॉप पे होना चाहिए, लेकिन जब आपका मुंह बंद है तो ऑक्सीजन नीचे होकर आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? ये कहा जाता है कि बीमार के पास अगर 4 आदमी आ जाए मिलने के लिए तो वैसे ही खिल उठता है, और जब आदमी अंदर से खुश होता है तो इम्यूनिटी बढ़ती है। तो उसको अकेला रहने से इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी, ये आप समझदार हैं। जब आदमी निर्भीक होता है, जब आदमी खुश होता है, जब आदमी निडर होता है, जब किसी से नहीं डरता है तो उसकी इम्यूनिटी टॉप पर होती है, और जब आदमी डरा हुआ होता है तो उसकी इम्यूनिटी डाउन होती है। तो आपको टेलीविजन ने डराया है या आपको निश्चिंत रखा है? आपको प्रधानमंत्री ने डरने की सलाह दी है या ना डरने की दी है? आप समझदार हैं। आपको समाज से जोड़ा है कि तोड़ा है? आप समझदार हैं। आपको ये मालूम है कि अगर
ये बीमारी, मान लीजिए खांसी हुई, मुझे जुकाम हुआ, क्योंकि यहाँ धूप है, हवा है, पानी है, रेगिस्तान है, पहाड़ है, पेड़ है और ढेर सारी वनस्पति है, इसीलिए यहाँ के लोग बीमार कम पड़ते हैं। भारत के लोग, इस भारत के क्षेत्र में रहने वाले लोग, इसमें पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, श्रीलंका भी आता है, चाइना भी आता है, इनकी चिकित्सा पद्धतियाँ अलग हैं। जो लोग ऐसे प्रदेशों में रहते हैं, ऐसे देशों में रहते हैं जहां सूरज ही कई बार 9-9 महीने तक नज़र नहीं आता, जहां 4-4, 5-5 महीने तक सूरज नज़र नहीं आता है, जहां बर्फ़ पड़ती है, जहां बारिश होती है, जहां नमी बनी रहती है, वहां के लोग बीमार होने के चांसेस हैं। जहां विविधता नहीं है वनस्पतियों में, वहां के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। लेकिन उन्होंने अपनी पद्धतियों को हमारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया। उनको ज़रूरत होगी बाहर से इम्यूनिटी के लिए कोई ना कोई ये लगाने की, हमको ज़रूरत थी नहीं, बाकी आपको भी लगा दिया गया। आप समझदार हैं, उसके बाद बड़ा है कि घटा है। पहली जो लहर आई थी 1 साल में, उस टाइम पे क्या था डेथ रेट, ढूंढिए ना। 17 में कितने मरे, 18 में कितने मरे, 19 में कितने मरे और फिर 20 में कितने मरे, ढूंढिए। और फिर 21 में कितने मरे, क्योंकि 26 जनवरी से ये चालू हो गए थे। और जो लहर आई थी वो इसके बाद ही आई थी, अगर आपको पता ना हो, और लाइनों में यही लगे हुए थे। और जब थोक में लाइनों में लगे थे तो थोक में अस्पतालों में पहुंचे थे, और जिन लोगों को लपेट करके सफेद चादर में दिया था वो वही लोग थे जो बड़े बड़े अस्पतालों में गए, वो नहीं थे जो घरों में रहे। हालांकि आरएमपीज तक को चिट्ठी आ गई थी कि आप इस पद्धति के अलावा कोई और इलाज नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, आपको प्रैक्टिस करने नहीं दी जाएगी। आयुर्वेद वालों को भी यही चिट्ठी आई थी। बाकी आप समझदार हैं, हम लड़ेंगे नहीं। एक दूसरी चीज़ ये समझने की है, ये लोग किसके लिए होते हैं? पुलिस, सरकार, चिकित्सा करने वाले लोग, ये किसके लिए होते हैं? ये मैं बातें बोल चुका हूँ। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ, आप बोले क्या? नहीं बोले। आपसे आपकी आज़ादी छीन ली गई, आप बोले क्या? नहीं बोले। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ कितनी देर में कहाँ थे और कहाँ से आए हैं, सब कुछ एप्लीकेशन के ऊपर डाला है। आपको बोला कि आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो आपने डाउनलोड की, आपकी लोकेशन का एक्सेस लिया और बाद में कहा ये पता नहीं किसने बनाई। एक टीवी आया, नमो टेलीविज़न, चुनाव से पहले, आप बाद में पूछा वो किसका था, आज तक भी पीएम वो जवाब नहीं दे पाया वो किसका था। है ना कमाल की बात? इस देश में कोई भी कभी भी कोई भी टीवी चैनल चला दे और आपको पता ही ना हो, चुनाव के बाद वो गायब हो जाए। पाबंदियां लगाई गई, प्रचार किया गया, कैसे कैसे, मतलब कोई एक बीमारी ऐसी है जिसको एस्टैब्लिश होने के लिए प्रचार की ज़रूरत है। कंपनी को जैसे एस्टैब्लिश होने के लिए प्रचार की ज़रूरत होती है, कॉलर ट्यून भी वही, दीवारों पर भी वही लिखा हुआ है, होर्डिंग्स पर भी वही लिखा हुआ है, टीवी पर भी वही है, रेडियो पर भी वही है, आपके नेता भी वही बोल रहे हैं, ट्विटर पर भी यही है, आज मेरे से पॉजिटिव पाया गया, अब जो मेरे संपर्क में आए हैं खुद को क्वारंटाइन कर लें। अभी तीसरी लाने के चक्कर में भी ऐसे हुआ ना, जब जनता सरकार मोर्चा के साथियों ने आने ही नहीं दिया। अभी आज ही आचार्य अग्निव्रत जी का फ़ोन आया, उन्होंने पूछा, अरे ये अगली लहर नहीं आ रही है बलारा जी, क्या सीन है? हमने कहा आएगी भी नहीं, अब ये कोई दूसरा लेकर आने का प्लान कर रहे हैं वायरस, देखते हैं कौन सा लेकर के आएंगे। आने के बाद वो तो चलेगी नहीं। ये तब तक आराम से चलेंगे जब तक आपका आधार का डेटा नहीं जुड़ जाता। आपको लालच में फंसाने के लिए, आपको थोड़े थोड़े पैसों का लालच देने के लिए आधार का डेटा मांगेंगे। आपको कहेंगे अगर आधार नहीं दोगे तो ये सुविधा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके बारे में इनको पूरी तरह से मालूम है कि ये बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये लोग बोलते ही नहीं हैं। देखते हैं आप कब बोलना शुरू करेंगे कि हम आधार नहीं देंगे, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनियों के पास है, क्योंकि सरकार कोई गारंटी नहीं दे रही है कि हमारा डेटा नहीं चोरी होगा। वो डेटा तो बिक रहा है मार्केट के अंदर, पर आपको क्या पता, क्योंकि कॉमन सेंस इतना नहीं बचा हुआ है। आपका बचा हुआ है, पड़ोसियों से पूछिए ज़रा उनका बचा हुआ है क्या, क्योंकि इसीलिए आप देख रहे हैं इस वीडियो को यहाँ तक। अगर नहीं बचा होता तो अभी तक शर्म के मारे बंद कर चुके होते। जो लोग बंद कर चुके हैं वो समझ लीजिए उनको पता लग रहा है कि मैं उनको बता रहा हूँ कि आपकी कॉमन सेंस अभी नीचे है, और आपको अपने साथियों से बताना है कि भैया ये ऐसा हो रहा है,
इम्यूनिटी का डर से क्या लिंक है, नेचुरल अच्छी होती है कि डिपेंडेंट इम्यूनिटी बढ़िया होती है, ये आप बता सकते हैं। फिर रोजगार के ऊपर बात आती है। कुछ लोग कहते हैं सरकारी नौकरी ही बेहतर है, फिर ऐसे नौकरी दौड़ने लग जाते हैं, सरकारी नहीं मिले तो प्राइवेट, लेकिन नौकरी होनी चाहिए, पैकेज होना चाहिए, क्योंकि वहां भी एक फीलिंग आती है कि ये भी नौकरी पक्के जैसी है, क्योंकि ये पैकेज है, साल का पैकेज है, तो कम से कम 1 साल का तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आप बचेंगे। कंपनियों की वकालत करते हैं सरकार के पिट्ठू, मतलब मैं उनको क्या कहूं, मन तो करता है उनको गधा बोलूं, पर क्या करूं, मैं नहीं बोलूंगा। मन तो करता है उनको मतलब कुछ सुना दूं बढ़िया वाला, लेकिन नहीं, अभी रहने देते हैं, पहले बात करते हैं। मान लीजिए एक आपके शहर में किसी बड़े उद्योगपति का, अडानी का, अंबानी का कोई शोरूम खुला है, तो उस शोरूम को आपके लिए क्या बेटर रहेगा? उस शोरूम के लिए आप बताइए मुझे, क्या सही रहेगा? कि उस शोरूम का मैनेजर कौन है? वही लोकल काम करने वाला बच्चा। तो अब उस शोरूम का प्रॉफिट किसको मिल रहा है? अंबानी अडानी को। अब उसको वो शोरूम खोलने के लिए बैंक लोन किसने दिया? हमारे बैंक ने। उस बैंक में पैसा किसका पड़ा है? हमारा पैसा पड़ा है। उसका लोन हमारे बच्चे को नहीं मिलेगा, जो बच्चा उसके उस शोरूम को मैनेज कर रहा है उसको नहीं मिलेगा वो शोरूम खोलने के लिए पैसा लोन के रूप में, उसको मिलेगा अडानी साहब को। समझते हैं ना? लेकिन आप ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, आप नहीं कहेंगे कि उसी की चेन क्यों, क्योंकि अगर एक व्यक्ति मर गया, एक व्यक्ति खत्म हो गया तो सब खत्म ना। इसीलिए तो एक व्यक्ति तक लेकर जा रहे हैं, क्योंकि मैनेज करना आसान है, ज्यादा उद्योगपतियों को मैनेज करना मुश्किल है, इसलिए सारा पैसा उन्हीं की तरफ ले जाओ, सारी कंपनियों को उन्हीं से खरीदवा दो, उनके शेयर्स पहले चढ़ा दो, उसी पैसे से चीजें बनवा दो। अब बैंक भी अगर उनके हो गए और हमारी जमीनें नीलाम होकर के बैंकों के पास पड़ी हुई हैं, तो बैंक जब जमीन को नीलाम करेगा तो उसका मालिक वही तो होगा जो बैंक के पास जिसके पास बैंक के शेयर हैं। समझ रहे हैं ना प्राइवेटाइजेशन का खेल? नहीं समझ रहे हैं? मालिक कौन बनेगा? समझ जाएं शायद। अगर समझ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो फिर समझ लीजिए, फिर से पहली लाइन को याद कीजिएगा, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। कॉमन सेंस इतनी आसानी से मिल जाती भैया तो हम लड़ सकते ना अपने बच्चों से, अपने बच्चों के लिए इन राक्षसों से। लेकिन शायद अभी इनकी कॉमन सेंस को जगाना बाकी है। हमको जिनको ये समझ आ गया है वो ये लड़ाई लड़ेंगे तो शायद हम अपनी अगली पीढ़ियों को बचा पाएंगे। जिनको ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, जिनको ये भी नहीं पता है कि जनता सरकार मोर्चा और तमाम तरह के संगठन आपके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, जो आपसे बहस करते हैं, उनको ये मत कहिएगा कि हमें तो उन पर गुस्सा आता है, हमको तो उन पर दया आती है। उनको मालूम ही नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको जाने बिना आपसे लड़ रहा है, क्योंकि उसको ये समझ में आ गया कि उसके बच्चे का बचना संभव ही नहीं जब तक आपका बच्चा नहीं बचेगा। समाज ही नहीं बचेगा तो बच्चे कैसे बचेंगे? तो ये जो चेन बनाने के लिए उनको पैसा दिया जाता है, ये हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, क्योंकि हम अभी आवाज़ उठाना नहीं सीखे हैं। बड़ी आसानी से बड़े चक्रव्यूह में फंसा हुआ व्यक्ति बड़े आराम से आपको बोल देगा, अरे फिर उनके भी तो होते हैं, क्रोसिन का भी तो होता है साइड इफेक्ट, पैरासिटामोल का भी तो होता है, फिर भी लेते हैं ना। अरे भाई क्यों लेते हो जब ये मालूम है कि उसका साइड इफेक्ट होता है? आपको दी जाती है भाई साहब, आपको समझना चाहिए हर बीमारी के लिए अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग इलाज संभव है। तो आपको ऐसे केमिकल लेने की जरूरत नहीं है जिनके साइड इफेक्ट्स होते हों। आप ऐसे केमिकल्स लीजिए ना, आप ऐसी दवाएं लीजिए, आप ऐसी औषधियां लीजिए ना जिनका साइड इफेक्ट 0 होता हो। लेकिन उस पर बात करने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए तो आपके पास समय ही नहीं है, क्योंकि टीवी ने यह बता दिया कि आयुर्वेद में त्वरित उपचार नहीं है, जबकि उसमें है। आपको ये बता दिया कि दूसरी पद्धति एलोपैथी के अलावा बाकी सारी स्लो प्रोसेस में काम करती हैं, और आपने उसको मान लिया क्योंकि आप तो प्रोपेगेंडा गैंग की मानते हैं। क्या ही बताएं आपको। बाकी ये शहर वाले पे बात आई थी कि शहर में अपने पेड़ काट कर, गाँव में अपने पेड़ काट कर, अपने आसपास के जंगल ख़त्म करके हम पहाड़ों में जाते हैं सुकून की तलाश में। ये कॉमन सेंस की एब्सेंस ही तो है।
कुदरत ने हर गांव को जंगल दिया था, पानी ही पानी है, नदियां हमारे आसपास से बह रही हैं, लेकिन उनकी रक्षा नहीं की। उनके ऊपर बड़े उद्योगपतियों की नज़रें हैं और वो उनको खरीदने के लिए, बेचने के लिए ललायत हैं। और आप शांति की खोज में, प्रकृति की खोज में पहाड़ों पे जाएंगे, वहाँ की खूबसूरती को निहारेंगे, बड़ा आनंद लेंगे और 3-4 दिन में वहाँ प्लास्टिक फेंक कर आ जाएंगे, उसकी खूबसूरती को कबाड़ बना कर आ जाएंगे। यही कॉमन सेंस है हमारी, ऐसी ही कॉमन सेंस है हमारी। बाकी आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूध प्योर चाहिए, लेकिन हमारी बेटी डंगरों का काम नहीं करेगी, गाय नहीं पालेंगे हम, क्योंकि गाय दूध कम देती है। चाहे वो औषधि जैसा लगता हो, चाहे वो औषधि होता हो उसका दूध, लेकिन हम पालेंगे नहीं क्योंकि कम देती है। क्योंकि हमको तो व्यवसाय देखना है, हमको तो पैसा देखना है, स्वास्थ्य नहीं देखना। पैक्ड खाना अच्छा होता है कि फ्रेश खाना अच्छा होता है, सबको पता है। लेकिन क्योंकि प्रोपेगेंडा गैंग ने प्रचार किया है कि पैक्ड अच्छा है, FSSAI बोल रही है खुला खाना बेकार है, तो तुमको पैक्ड देना पड़ेगा। पैक्ड तो कंपनियों का है। शायद आपको मालूम नहीं है, जिनको हम विकसित देश बोलते हैं, उन देशों में शुद्ध खाना और ताज़ा खाना एक लग्जरी है। और इस बात का हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ पर सब कुछ अपने यहाँ हैंडमेड है, सब कुछ अपने हाथों से उगाते हैं और साफ़ सुथरा खाना हमारे बच्चों को खाने को मिल रहा है। वरना जो बच्चे आपके विदेशों में गए हैं उनसे पूछ करके तो देखिए कि क्या आप शुद्ध खाना खाते हो, क्या आप ताज़ा खाना खाते हो। वो बेचारे पैसा बचाने के लिए वैसे ही काम करते हैं जैसे यहाँ बिहार से आया हुआ कोई मज़दूर कार्य करता है, कि सिर्फ दाल भात में काम चला ले, क्योंकि अपने प्रदेश में वापस पैसा ज़्यादा भेजना है, क्योंकि उनका मकसद केवल पैसा ही है। इसको थोड़ा सा आप आगे जाएंगे कि कॉमन सेंस इज़ नॉट सो कॉमन का एक सबूत क्या है। आपको मालूम है कि जो टीवी चैनल्स हैं, मीडिया हाउसेस हैं, अखबार हैं, इन सब के मालिक कौन है? कोई ना कोई बड़ी कंपनी। और कंपनियों का एक ही उद्देश्य होता है, लाभ, प्रॉफिट। शुभ लाभ नहीं, लाभ। आपको ये नहीं समझ में आया कि जिस NDTV को अभी अडानी साहब ने खरीदा था, उस NDTV में जिसमें से रवीश कुमार को निकाल दिया गया था। हाँ, रवीश कुमार पर एक बात मैं अपना विचार रख दूं, क्योंकि हो सकता है कि आपका विचार उससे अलग हो, लेकिन मुझे अपना विचार तो रख देना चाहिए। मुझे लगता है कि रवीश कुमार, पहले लगता था कि रवीश कुमार भी इसी प्रोपेगेंडा गैंग का हिस्सा है, और ये नहीं बोलता, इस बीमारी के ऊपर नहीं बोलता, ये इस पर्टिकुलर टॉपिक पे नहीं बोलता, ये रोज़गार का मुद्दा उठा रहा है, ये बिक्री प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा उठा रहा है और बाकी सारे मुद्दे उठा रहा है, लेकिन जो देश में इस बीमारी के नाम पे चल रहा है इस पे कुछ नहीं बोलता। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे वो कुछ नहीं बोलता है। तो हमें लगा रमन मैग्सेसे अवार्ड है तो इसलिए इसको चुप करा दिया गया होगा, लेकिन अभी जब NDTV से इसकी जो विदाई जिस तरीके से हुई, उससे ये साबित तो हो गया कि ये उस गैंग का तो हिस्सा नहीं था। कम से कम उम्र के इस पड़ाव पर आकर के जब रवीश कुमार ने ये बोला कि अब थकावट होने लगी है, तो मुझे लगा कि इनको भी बूटी का असर हो चुका है। जब मैंने देखा कि NDTV भी अडानी के खिलाफ खबरें दे रहा है, तो मुझे पता लगा, ओहो, यानी कि अडानी का इस तरह से बनना और इस तरह से बिखरना, ये सब एक योजनाबद्ध तरीके से था। ये बात जो हम आपको बहुत पहले बताया करते थे, वो बात अब सच हो रही है। हम आपको फिर से बता रहे हैं, अगले 6 महीने में इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है। वैसा ही क्राइसिस आने वाला है जो 2008 में आया था। पूरी दुनिया में क्राइसिस आया, लेकिन भारत में नहीं आया था, क्योंकि भारत के लोगों के पास 23%, 24% बचत थी। 23% लोग बचत करते थे रेगुलरली। हमारे देश में अब बचत का पैसा नहीं बचा है। आपका पैसा या तो बैंकों में जा चुका है, या किसी कंपनी में इन्वेस्ट हो चुका है, या आप खर्च कर चुके हो। अब देश के लोगों के पास पैसा नहीं है। डिमोनेटाइजेशन ने जो काम किया
वो इसी चीज़ का हिस्सा था। तो अब आपको देखना है कि जो मीडिया कंपनियों द्वारा चलाया जाता है वो कंपनियों के एजेंडे को चलाएगा या लोगों की आवाज़ उठाएगा। और आपको मालूम है कि ये सब बेकाऊ माल है, उसके बाद भी आप इनकी बातों को मानते हो। उसके बाद भी आपको यकीन दिलाने के लिए आपको खबरों की ही कटिंग भेजनी पड़ती है, उन्हीं अखबारों की जिनके बारे में हम ये मानते हैं कि ये सब बिका हुआ है। फिर कुछ लोगों को, कुछ किसानों को लगता है, जब हम उनसे पूछते हैं अपने बच्चों को क्यों आप पेस्टिसाइड और केमिकल्स खिला रहे हो, तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने खेत में अपने खाने लायक जो बोते हैं ना, उसमें तो हम बिल्कुल पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते। फिर हम उनसे पूछते हैं अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि जो आपने बाकी के जो मतलब फसल थी उसमें जो पेस्टिसाइड डाले वो तो आप तक नहीं पहुंचेंगे ना। नहीं, वो तो आप नहीं खाओगे ना। नहीं नहीं, हम नहीं खाते हैं। अच्छा, वो जो तुम ब्रेड खा रहे हो, ये जो बिस्किट्स खा रहे हो, ये जो और खाने की जितनी आइटम आप बाजार से ला रहे हो, ये कौन से वाले गेहूं से, कौन से वाले आटे से या कौन से वाले प्रोडक्ट से बनी है, पेस्टिसाइड वाले या जो आपने बोया था? हो, ये तो सब बाहर से ही आता है, बाजार से। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, इतने सालों में कभी नहीं सोचा। अरे रोज बात तो करते हो कि सब कुछ खाना खराब हो गया है इसलिए हार्ट अटैक्स आ रहे हैं, खाना खराब हो गया इसलिए ये सब हो रहा है, हिम्मत नहीं रही क्योंकि काम नहीं बचा। अरे प्रॉब्लम का पता है, सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। ये कॉमन सेंस की कमी नहीं है क्या? कॉमन सेंस की एब्सेंस ही तो है। भैया आपको ये पता चल गया कि ये जीएमओ है और इससे आने वाली नस्लें जो है वो नपुंसक होने वाली हैं, तो आप फिर भी जीएम बो रहे हो, फिर भी जीएम खा रहे हो। फिर आपको ये मालूम है कि ये जो खाना है इससे बीमारियां फैल रही हैं, फिर भी आप वो बो रहे हो, फिर भी आप वो खा रहे हो, फिर भी आपको पता है कि वो घूम के आना है और फिर भी आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो ये कॉमन सेंस की एब्सेंस ही तो है। ये क्योंकि इनका समाधान तो आप ही के पास है पहले से ही, क्योंकि आपको प्रॉब्लम का भी पता है। तो मैं तो यही कहूँगा आपको फिर से, उसके बाद आप चले जाइए। हैंडमेड के ऊपर बड़ा मतलब गर्व करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रोडक्ट कंपनियों का ही खरीद कर लाते हैं, क्योंकि उनमें हैंडमेड वालों में वो उस तरह की सफाई नहीं मिलती है, शायद आपको ऐसा लगता होगा। तो ये भी एक इशू आता है। अब मैं आपको क्या बताऊं, नशा बहुत बुरा है, ये सबको मालूम है कि नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन एडवर्टाइजमेंट जो करेगा कि रेड एंड वाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। जो जर्दा की, जो गुटखा की, खैनी की जो एडवर्टाइजमेंट करेगा उसको आप सुपर हीरो मानते हैं, उनको आप हीरो बोलते हो। अरे वो एक्टर हैं भाई, वो हीरो नहीं है। हीरो होते हैं जो देश के लिए काम करते हैं, लेकिन नहीं, आप बियर की, विस्की की, स्कॉच की एडवर्टीजमेंट लेडीज़ भी करेंगी, आपके अभिनेता भी करेंगी, अभिनेत्रियां भी करेंगी। और ये जो 3 देशभक्त का जो चोला ओढ़ कर आता है अक्षय कुमार, है तो वह कनाडा का नागरिक वैसे, फिर वो अपना अजय देवगन है, फिर शाहरुख खान। अब शाहरुख खान ने देखे ना आपने, शाहरुख खान ने सेंट्रो कितनी बेची, एक भी इस्तेमाल नहीं की। फेयर एंड लवली बेची कितनी, लेकिन वो तो अभी भी वैसा ही पड़ा है। लोगों को कह रहा है गोरे हो जाओ और काला भसंड खुद पड़ा है। मतलब हम गोरे और काले में डिफरेंस करते हैं, तुम हमारे दिमाग में ये डाल रहे हो कि गोरा होना ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये रेसिज्म नहीं है क्या? लेकिन आप में से कोई बोला ही नहीं। फिर उसके बाद आपने इन एडवर्टाइजमेंट एक्टर्स के ऊपर काम, अब ये वो एक है ना, एक धर्मेंद्र की वाइफ है हेमा मालिनी, वो इस आरओ की एडवर्टाइजमेंट करती थी, शुद्ध पानी की बात करती थी। आजकल तो चल रहा है कि ये आरओ में तो जो पानी है वो तो आपके सारे घुटने ख़त्म कर देता है। आपने तो केस नहीं किया उसके ऊपर, आपने तो लड़ाइयाँ नहीं लड़ी कि तुम ये कैसे कहती थी, तुमने हमको भ्रम में रखा। तो इसको नहीं कहेंगे हम कॉमन सेंस की एब्सेंस, मैं तो यही कहूँगा। बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं। वैगी टूथपेस्ट किल्स 99.9% जम्स। अरे जो शरीर में, मुंह में हमारे फ्रेंडली जम्स हैं उनको भी तो मार देगा। एंटीबायोटिक है ना, बायोटिक के खिलाफ, यानी जो जीवों को मारे, तो उन ऑर्गेनिजम्स को भी तो मारेगी ना जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में मदद रखते हैं। बट क्योंकि कॉमन सेंस की कमी है, इसलिए एंटीबायोटिक खाने को अच्छा मानते हैं। मशीन बोलती है समय बचाती है ना। उस बचे हुए समय में क्या करते हो? पेड़ लगाते हो, समाज का कार्य करते हो, समाज में कुरीतियाँ हैं उनके लिए कार्य करते हो,
गरीब बच्चों के लिए कुछ करते हो, सरकार को निमंत्रण नियंत्रण कुछ करने की काम करते हो, उनको अपने विचार बताते हो, लोकतंत्र के लिए कुछ करते हो, मौलिक अधिकारों के लिए कुछ करते हो, अपने पड़ोस के लिए कुछ नहीं करते हो ना। टीवी ही देखना है, मूवीज़ ही देखनी है, अगर गेम ही खेलने हैं, अगर गाड़ी उठा के इधर उधर घूमना ही है उस खाली टाइम में, तो फिर मशीनों के इस्तेमाल का क्या लाभ हुआ। जब ये मालूम है कि शरीर का जो हिस्सा काम करेगा वही ज़्यादा दिनों तक स्वस्थ रहेगा, तो दिमाग का इस्तेमाल कम कर दिया जाए, ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे, और शरीर का काम कम कर दिया जाए, ऐसे कार्य करेंगे, तो मशीनें आ जाएंगी, तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे, उसके बाद लड़ने लायक बचेंगे नहीं। बट हमको नहीं मालूम है क्योंकि कॉमन सेंस की एब्सेंस है। बाकी भैया जी, इंडियन इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में, हाँ ये मैं आपको बताना भूल गया, ये मैं आपको बता दूं अभी से कि ये हम 7 तारीख को पहुंच रहे हैं, 7 फरवरी को 2023। ये सुबह 9 बजे